जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले के दौरान कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले 40 सीआरपीएफ के बहादुरों को हमारी तरफ से भावहीन श्रद्धांजलि। अपने बेजोड़ साहस और दृढ़ समर्पण से चिन्हित उनका बलिदान हमेशा राष्ट्र के दिल में अंकित रहेगा। जय हिंद। चलिए बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 की पेशकश कर डाली है और ये नहीं, उनका कहना है कि भारत के साथ इस साल वो हथियारों की डील बढ़ाएंगे। मतलब साफ है कि भारत को अमेरिका के इशारों पर नाचना होगा, जो कि अमेरिका चाहता भी है, क्योंकि अभी तक अमेरिका को इस बात की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भारत कैसे स्वदेशी रूप से हथियार बनाने लगा है और जिस तरीके से भारत ने हथियारों के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की है, वो वाकई में उन देशों के लिए भी टेंशन बन रहा है जिन देशों से हम हथियार खरीदते थे। एरो इंडिया 2025 में दोस्तों कई सारे ऐसे स्टार्टअप सामने आए हैं जो कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मैंने सबके एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाए हैं जो कि आने वाले वक्त में मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन फिलहाल बैक टू द टॉपिक, जहां पर बात आ रही है F-35 को लेकर। ऐसे में दोस्तों F-35 को लेकर जो प्रेशर बनता जा रहा है वो भारत कितना उसे एक्सेप्ट करेगा, ये बात समझने वाली है। लेकिन हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि बेंगलुरु में आयोजित हुई थी, वहां पर क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में इस वक्त 2 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स आए हुए हैं, जिसमें कि F-35 और रशिया का Su-57 फाइटर जेट है। तो क्या इसमें से किसी एक फाइटर जेट को भारत कंसीडर करेगा? तो उसी टाइम एक बात डिसाइड हो जाती है और उसी टाइम ये बात कह दी गई थी कि भारत अपने एमका प्रोग्राम के लिए आगे बढ़ेगा। पहली बार 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आए हैं 2 वो भी, और हमारा एमका जो प्रोजेक्ट है वो भी चल रहा है। अभी फिलहाल क्या स्टेटस है एमका प्रोजेक्ट का, बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक प्रोटोटाइप मॉडल भी है और साथ ही रशिया ने भी ये ऑफर किया है Su-57 के लिए। क्या F-35 और Su-57 का कोई भविष्य भारत में दिखता है? थैंक यू। जैसा मैंने कहा कि वी आर कमिटेड फॉर एमका एंड द वर्क इज गोइंग ऑन इन दैट डायरेक्शन एंड द प्रोटोटाइप व्हिच यू वुड बी सीइंग is one-to-one prototype. That means it is actually going to happen in that way. Simultaneously, we would be considering all options to make our armed force ready and prepared. यानी कि ये जो खबरें आ रही हैं कि F-35 भारत लेने वाला है और अमेरिका के भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही होगी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने खास अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो बोलते भी कई बार कुछ अजीबोगरीब है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन भारत क्लियर कट बोल चुका है कि हम F-35 नहीं लेंगे। इवन दोस्तों F-35 को लेकर कितनी सारी प्रॉब्लम है आप सबको भी मालूम है कि ये फाइटर जेट जो है वो ऑपरेशनली काफ़ी महंगा भी है। दूसरा, इसमें कई तरीके की खामियां आई हैं और पिछले साल तो एलन मस्क ने एक वीडियो डाला था जिसमें कि स्वार्म ड्रोन्स एक साथ उड़ रहे हैं। उस दौरान दोस्तों उन्होंने लिखा भी था कि कौन बेवकूफ़ है जो कि अभी भी मैन्ड यानी कि इंसानी पायलटों वाले फाइटर जेट्स को बना रहा है। तो बात इस तरीके से भी हमें समझनी चाहिए। और रही बात दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका ये फाइटर जेट अगर भारत को देता भी है और अगर इन केस अगर हम मान भी लेते हैं कि भारत इस फाइटर जेट को खरीदता है, तो भारत को इजराइल जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे, जैसे कि इजराइल को एक स्पेशल प्रिविलेज के साथ F-35 दिए गए हैं। खास करके इजराइल के पास जो फाइटर जेट्स हैं यानी कि जो F-35 हैं, उनका जो मिशन कंप्यूटर सोर्स कोड है वो इजराइल को दिया गया है। इसके अलावा ISR रडार सिस्टम की भी पहुंच इजराइल को दे रखी है, जैसे कि इजराइल अपने हथियार इसमें लगाकर दुश्मनों पर कहर बरपा सकता है। ऐसे में ये ऑफर तो भारत के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं होगा और भारत को ये सारी चीजों तक पहुंच देगा भी नहीं अमेरिका। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के तेजस मार्क 1A फाइटर जेट पर ASRAAM क्लोज कॉम्पैक्ट मिसाइल के लिए डुअल पायलन कॉन्फ़िगरेशन देखा गया है। मतलब साफ है कि इससे तेजस मार्क 1A की जो क्षमताएं हैं वो काफी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ जाएंगी, यानी कि इस फाइटर जेट की ऑपरेशनल क्षमताओं को भी बढ़ावा मिलेगा। और ये जो नया डुअल पायलन कॉन्फ़िगरेशन देखा जा रहा है उसे HAL के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है और ये तेजस मार्क 1A के हथियारों की फ्लेक्सिबिलिटी के मामले में एक महत्वपूर्ण सुधार को भी दिखाता है। ASRAAM मिसाइल जिसका इस्तेमाल मेनली क्लोज रेंज कॉम्बैट के लिए किया जाता है और इस मिसाइल से तेजस मार्क 1A की स्ट्राइक क्षमताओं को और बढ़ाया जा सकता है। डुअल पायलॉन कॉन्फ़िगरेशन तेजस मार्क 1A की विंग पर वेपन स्टेशन 6 पर लगाया गया है, जो कि ASRAAM मिसाइलों के वेट और फंक्शनैलिटी को सपोर्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जहां पर इस मिसाइल को इंटीग्रेट किया गया है। हर ASRAAM मिसाइल का वजन लगभग 88 किलोग्राम है और डुअल पायलॉन कॉन्फ़िगरेशन 310 किलोग्राम के कुल भार को सपोर्ट देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कि 2 ASRAAM मिसाइलें लगाई जा सकती है। इस बारे में HAL की तरफ से कहा गया है कि डुअल पायलॉन सिस्टम वर्तमान में इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के रूप में इन फ्लाइट परीक्षणों से गुजर रहा है और इन परीक्षणों की सफलता के बाद सिस्टम के लिए ऑपरेशनल क्लीयरेंस का
जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा और फिर तेजस मार्क 1A को बेहतर क्लोज कॉम्बैट क्षमताओं के साथ तैनात किया जा सकेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के द्वारा एरो इंडिया 2025 में एक महत्वपूर्ण पुष्टि की गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि MiG-29 के फाइटर जेट्स में अस्त्र मार्क 2 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइलों को लगाया जाएगा और अस्त्र मार्क 2 से MiG-29K की क्षमताएं काफी जबरदस्त तरीके से बढ़ जाएंगी। अपनी विस्तारित रेंज और बेहतर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स के साथ MK2 वेरिएंट को एयर कॉम्बैट सिनेरियोज में टैक्टिकली एक बड़ा फायदा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो ये बात बताता है कि भारतीय नौसेना के कैरियर बेस्ड जो फाइटर जेट है वो अब बियॉन्ड विजुअल रेंज एंगेजमेंट में अपने आप को सुपीरियर बना सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों किसी भी फाइटर जेट में मिसाइल को इंटीग्रेट करना एक चुनौती होती है, जिसके लिए बाकायदा HAL ने एक नया मिशन कंप्यूटर तैयार किया MiG-29K के लिए और ये जो एडवांस कंप्यूटर सिस्टम है वो MiG-29K पर लगाया गया है, जिससे कि मिसाइल और एयरक्राफ्ट के रडार सिस्टम के बीच एक बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन इंटरफेस सक्षम हो जाता है। यह अपग्रेड काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बेहतर डेटा इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग की अनुमति देता है, जिससे कि अधिक इफेक्टिव टारगेटिंग और एंगेजमेंट की क्षमताएं मिलती हैं। HAL के द्वारा विकसित मिशन कंप्यूटर पुरानी टेक्नोलॉजी की जगह लेता है, जो कि अस्त्र मार्क 2 जैसे घातक मिसाइलों के साथ काम करते हैं। यानी कि भारतीय नौसेना अब MiG-29K में अस्त्र मार्क 2 के साथ इन फाइटर जेट्स की पूरी क्षमताओं का लाभ उठा सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने थैलिस ग्रुप के साथ अपने सहयोग को और बढ़ाया है, जिसमें कि डसॉल्ट एविएशन राफेल फाइटर जेट में इस्तेमाल किए जाने वाले RBE-2 रडार सिस्टम के लिए 7000वां ट्रांसमिट रिसीव यानी कि TR मॉड्यूल को दिया है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की ये भूमिका भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल को भी प्रदर्शित करती है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि 2020 में जब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने पहली बार थैलिस को RBE-2 एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी कि आईएसआर रडार का फ्रंट एंड दिया, जिसे कि बाद में डसॉल्ट एविएशन को दिया गया और 4 साल के बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अब 7000वां TR मॉड्यूल को उत्पादित किया और उसका वितरण किया। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो RBE-2 रडार है वो अपनी एडवांस आईएसआर टेक्नोलॉजी के साथ राफेल फाइटर जेट को बेहतरीन हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने की क्षमताएं प्रदान करता है, जिससे कि ये फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री में सबसे एडवांस फाइटर जेट्स में से एक बन जाता है। दरअसल ये जो TR मॉड्यूल्स होते हैं वो एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट माने जाते हैं, जो कि रडार की परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एरो इंडिया 2025 में आइडिया फोर्स ने अपने एडवांस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स प्लेटफॉर्म प्रदर्शित किए। आपको मैं बता दूं कि मैंने आइडिया फोर्स के साथ एक एक्सक्लूसिव पॉडकास्ट भी किया है एरो इंडिया 2025 में। इसका वीडियो भी मैं आपको जल्द से जल्द प्रदर्शित करूंगा, जहां पर आपको आइडिया फोर्स के द्वारा बनाई गई कटिंग एज जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। जो नए UAVs प्रदर्शित किए हैं उसमें नेत्रा 5, स्विच V2, टैक्टिकल UAV कॉन्सेप्ट और लॉजिस्टिकल UAV जिन्हें स्वदेशी रूप से विकसित किया है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जहां एक तरफ अमेरिका भारत को अपने F-35A की पेशकश कर रहा है तो रशिया पीछे कहां रहेगा, इसीलिए तो उसने इस बार भारत में अपने Su-57 को भेजा है। रशिया की रोस्टेक कॉर्पोरेशन की तरफ से कहा गया है कि भारत में Su-57 का लाइसेंस प्रोडक्शन किया जा सकता है, जिसके लिए वो भारत को इसका ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा कि इन फाइटर जेट्स को न केवल भारत में असेंबल किया जा सकता है, बल्कि स्थानीय स्तर पर भारत इन फाइटर जेट्स में अपनी स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। साथ ही रशिया की तरफ से कहा गया है कि वो भारत के एमका प्रोग्राम में भी अपना पूरा साथ देगा। और यही नहीं दोस्तों, ये जो Su-57 का प्रोडक्शन है उसे HAL की जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी नासिक में है वहीं पर तैयार किया जा सकता है, जहां पर सुखोई 30 MKI तैयार किए जाते हैं। दरअसल इस फैसिलिटी में जो टूल्स और मशीनरीज हैं वो कंफर्टेबल है Su-57 के लिए, जिससे कि अगर बड़ी संख्या में Su-57 का उत्पादन होता है तो उनकी कीमतें भी कम हो सकती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि टेडबीएफ प्रोग्राम को लेकर आ रही है और लगता है कि शायद भारतीय नौसेना के टेडबीएफ प्रोग्राम को एक झटका लग सकता है। अभी तक जो जानकारी दी गई थी उसमें बताया गया था कि 2038 से ही टेडबीएफ इंडियन नेवी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि भारतीय नौसेना का जो विजन है वो है 5th जनरेशन के डेक बेस्ड फाइटर जेट को खरीदने को लेकर, यानी कि 2047 से भारतीय नौसेना 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करने की बात कर रही है। और भारतीय नौसेना की इस घोषणा से दोस्तों टेडबीएफ प्रोग्राम का भविष्य जो है वो अधर में लटक सकता है, क्योंकि इससे पहले भी दोस्तों इंडियन नेवी ने F-35B और F-35C के लिए लॉकहीड मार्टिन के साथ बातचीत की थी। बाकायदा लॉकहीड मार्टिन ने ऑफिशियल ब्रीफिंग भी इंडियन नेवी के अधिकारियों को दी थी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, खबरें बताती है कि इंडोनेशिया के साथ अब ब्रह्मोस डील फाइनल स्टेज पर पहुंच गई है, लेकिन जब तक CCS की तरफ से कोई फाइनल खबर नहीं आ जाती तब तक हम इसे अभी ठंडे बस्ते में ही डालेंगे।
फिलीपींस अब जल्द ही भारत के साथ 200 से 270 मिलियन डॉलर की आकाश मिसाइलों की डील करने वाला है। भारतीय नौसेना की आईएनएस कलवरी का जो नॉर्मल रिफिट शुरू होना है इस साल से, उसमें भी डीआरडीओ की एआईपी यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगेगा, क्योंकि डीआरडीओ का एआईपी सिस्टम अभी पूरी तरीके से फंक्शनल नहीं है। वहीं ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। भारत 4 और देशों के साथ ब्रह्मोस की डील करने की योजना बना रहा है। दरअसल कई देश इस ब्रह्मोस मिसाइल के फैंस बन चुके हैं। हालांकि ऑफिशियली कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स है वो हमें ये बताती हैं कि कुछ देश हैं जिसमें कि संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र और वियतनाम, वो भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडोनेशिया, जिसको कि हम ब्रह्मोस मिसाइल बेचने की बातचीत कर रहे हैं, उसने तो तुर्की के साथ एक बड़ी डील भी कर ली है। यानी कि तुर्की का जो सबसे घातक ड्रोन बायराक्तार TB3 ड्रोन है, जो कि इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है, इस ड्रोन को लेकर दोनों देशों के बीच अब डील हो गई है। बाकायदा इसके लिए इंडोनेशिया और तुर्की की जो डिफेंस कंपनियां हैं उनके बीच एक जॉइंट वेंचर बना है, और इस जॉइंट वेंचर के तहत इन ड्रोन्स का उत्पादन किया जाएगा। और ये जो डील सेरेमनी भी हुई थी उसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी शामिल थे, और दोनों ने इस डील पर साइन किया। और इस डील के तहत इंडोनेशिया के लिए 60 अत्याधुनिक बायराक्तार TB3 UAV और 9 बायराक्तार आकांक्षी UAV उसे दिए जाएंगे। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।